हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान। आज हम कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का पार्ट 2 करेंगे। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के पार्ट 1 में हमने देखा था कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का सिद्धांत क्या है और प्लेटों के बीच का ओवरलैपिंग एरिया चेंज करके कैपेसिटेंस को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को चेंज करके कैपेसिटेंस को कैसे चेंज किया जा सकता है। ये हमारा मॉड्यूल 6 का लेक्चर नंबर 7 है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सिद्धांत हम पहले देख ही चुके हैं कि किस सिद्धांत पे वर्क करता है। ये एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है जो डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर या फोर्स को चेंज इन कैपेसिटेंस यानी इलेक्ट्रिकल आउटपुट में बदलता है। इट इज़ ए इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। अब हम देख रहे हैं कि ट्रांसड्यूसर जब प्लेटों के बीच की दूरी चेंज करके कैसे बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले दिया था कि अपने हैंड से मैंने एग्जाम्पल दिया था कि ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं और उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक अभी एयर है। पहले जब मैंने पढ़ा तो मैंने बताया ओवरलैपिंग एरिया, तो ऐसे अगर प्लेट्स मूव करेगी, एक प्लेट मैंने फिक्स कर दी और प्लेट यूँ मूव कर रही है तो उनके बीच का ओवरलैपिंग एरिया चेंज हो रहा है। बट अगर दो प्लेट्स पैरेलल है और एक प्लेट आगे पीछे मूव कर रही है तो हम देख रहे हैं प्लेटों के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है। एरिया इज सेम, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, पूरा पोर्शन आमने सामने है, बट डिस्टेंस जो हो रही है वो प्लेटों के बीच की क्या कर रही है, वेरी कर रही है, यानी डी वेरी कर रहा है। तो ये डी वेरी करेगा तो हमारी कैपेसिटेंस क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे हम यही देखते हैं कि C इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला है एप्सिलॉन A अपॉन डी। A था ओवरलैपिंग एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट्स, D इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स एंड एप्सिलॉन इज परमिटिविटी, जो किस पे डिपेंड करती है, डाइलेक्ट्रिक यूज्ड। तो हमने ये दो पैरेलल प्लेट बना ली, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही। इन प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या है, D है। अब इसमें एक प्लेट तो हमने क्या लिख दी, फिक्स लिख दी, फिक्स कर दी, ये फिक्स प्लेट है। और एक प्लेट हमने क्या ले ली, मूवेबल, ये प्लेट है मूवेबल। जिस डिस्प्लेसमेंट को हमें मेजर करना है वो हम किस पे अप्लाई करते हैं, मूवेबल प्लेट पे। तो मूवेबल प्लेट पे डिस्प्लेसमेंट मूव करेंगे तो ये प्लेट या तो आगे मूव करेगी या पीछे मूव करेगी। तो इसके मूवमेंट के कारण हमारी कैपेसिटेंस चेंज होगी। कैसे, अब अगर सपोज करें प्लेट इस डायरेक्शन में मूव करी, ये एरो इधर बता रहा है, प्लेट इधर मूव करी, यानी ये तो फिक्स है बट दिस इज मूविंग दिस साइड, तो क्या होगा, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। और D कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, क्योंकि क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह रहे हैं जब ये इधर मूव कर रही है तो क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। अब अगर प्लेट यूँ मूव कर रही है तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, ये तो फिक्स है, दिस इज मूविंग दिस साइड। अगर ये इधर मूव कर रही है तो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, तो कैपेसिटेंस क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि कैपेसिटेंस डी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इधर मूव करने पे हमारी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, कम होना है, कैपेसिटेंस का मान कम हो रहा है, कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से इसका ये सिद्धांत वर्क करता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो D में चेंज करके आप क्या कर सकते हो, कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हो। और कैपेसिटेंस चेंज करने पे हमने देखा था XC क्या होता है, हमारा चेंज होता है और इलेक्ट्रिकल आउटपुट वोल्टेज चेंज होते हैं। अब इसमें हम अगर सेंसिटिविटी निकालें तो सेंसिटिविटी हम जानते हैं क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है यहाँ पे, चेंज इन कैपेसिटेंस, यानी आउटपुट तो हमारा क्या हो गया, चेंज इन कैपेसिटेंस विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। कैसे चेंज हो रही है कैपेसिटेंस, प्लेटों के बीच की दूरी को चेंज करने पे हमारी कैपेसिटेंस चेंज हो रही है। तो कैपेसिटेंस चेंज तो आउटपुट हो गया, और जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस में चेंज वो हमारा इनपुट हो गया। क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट को चेंज इन कैपेसिटेंस में कन्वर्ट कर रहा है। इट इज़ ए इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। अब अगर हम यहाँ पे डिफरेंशियल करें C का विथ रेस्पेक्ट टू D, ये हमारी C के लिए इक्वेशन है, इसका हम डिफरेंशियल करते हैं। तो जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो हम देखेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है वो तो बाहर आ जाएगी, यानी एप्सिलॉन A तो कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन A तो हमारा बाहर आ जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं S इज इक्वल टू डेल C अपॉन डेल D। C की वैल्यू लिख लेते हैं एप्सिलॉन A अपॉन D। अब यहाँ पे एप्सिलॉन और A कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया, डेल D किसका डिफरेंशियल करना है, 1 अपॉन D का।
अब 1/d का डिफरेंशियल करते हैं तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल डी, डी की पावर क्या है -1, 1/d की जगह हम लिख सकते हैं d की पावर -1। इसका डिफरेंशियल होगा तो ये हो जाएगा -d की पावर -2। इस पार्ट का डिफरेंशियल बता रही हूँ मैं, सिर्फ इस पार्ट का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए तो रहेगा ही, और इसका क्या डिफरेंशियल आ गया -d की पावर -2, -2 को नीचे रह गए तो +2 हो गया, तो ये आ गया d की पावर 2 माइनस एप्सिलॉन ए अपॉन डी स्क्वायर। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो सेंसिटिविटी इसमें कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंसिटिविटी किस पे निर्भर कर रही है, डी पे, और डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, जिसको कि हम वेरी कर रहे हैं। इट इज़ वेरिंग अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के अनुसार डी वेरी कर रहा है, तो हमारी सेंसिटिविटी भी क्या होगी, वेरी करेगी। तो इस वाले ट्रांसड्यूसर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो नॉन लीनियर होती है। तो अगर हम ग्राफ खींचे डिस्प्लेसमेंट की जगह हम ये कह सकते हैं, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट तो हम लगा रहे हैं लेकिन उसके रेस्पेक्ट में क्या चेंज हो रही है, डिस्टेंस चेंज हो रही है। पहले वाले में क्या हो रहा था, ओवरलैपिंग एरिया चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट लगाने से डिस्टेंस। तो इसलिए हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट शब्द काम में ले लिया। इसका और कैपेसिटेंस के बीच ग्राफ खींचे तो हम देखते हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब डी कम होगा तो सी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब डी कम है तो सी मैक्सिमम है, यानी डी 0 है तो सी मैक्सिमम है, और डी बढ़ेगा तो सी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से कम हो रहा है, इस समय ये मैक्सिमम है और यहाँ पे आके क्या हो गया, मिनिमम आ गया। तो ये कर्व क्या शो कर रहा है कि इनके बीच में नॉन लीनियर रिलेशनशिप होती है। अब अगर हम इसमें अगर लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त करना चाहते हैं इस वाले ट्रांसड्यूसर में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उसमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर आती हैं। तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डिफरेंशियल अरेंजमेंट में ये कैसे वर्क करता है। अभी हम कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर देख रहे थे कि उनके बीच की डिस्टेंस चेंज करके कैसे कैपेसिटेंस चेंज होते हैं। तो अभी हमने देखा था उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी आई थी, नॉन लीनियर। तो इस केस में अगर आपको लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त करनी है, किस केस में, जब प्लेटों के बीच की हम डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लेटों का डिफरेंशियल अरेंजमेंट करते हैं। डिफरेंशियल अरेंजमेंट में 2 से ज़्यादा प्लेटें काम में लेती है। अब इसमें हम इसका ये डायग्राम बता रहे हैं। इसमें हम देखें, एक फिक्स प्लेट ये रही, दूसरी फिक्स प्लेट ये रही, और मूवेबल प्लेट जो ये रेड कलर से बनी हुई है, इसको हम कहाँ रखते हैं, सेंटर में रखते हैं। मीन्स डिफरेंशियल अरेंजमेंट में 2 प्लेट तो फिक्स होती है और एक मूवेबल होती है जो दोनों के बीच में होती है। अब ये सेंटर में है और इन दोनों प्लेटों के बीच में जो वोल्टेज हमको मिल रहे हैं वो है ई वोल्टेज मिल रहे हैं। यहाँ से फिक्स प्लेट से इस मूवेबल के बीच की जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो कैपेसिटेंस है वो C2 है। यहाँ से मूवेबल प्लेट से फिक्स प्लेट के बीच की ये C2 है, और ये वाला पार्ट हमारा यहाँ तक C1 है। और सपोज कर लीजिए कि ये एक कैपेसिटर ये फॉर्म होता है और दूसरा कैपेसिटर ये फॉर्म हो रहा है, तो इस पे जो वोल्टेज डेवलप हो रहे हैं वो E1 है और इस पे जो वोल्टेज डेवलप हो रहे हैं वो E2 है। ये हमने अज्यूम कर लिया। अब जब ये प्लेट मूवेबल प्लेट सेंटर में है, तो जब प्लेट सेंटर में होती है तो इस कैपेसिटेंस C1 और C2 का मान क्या होता है, बराबर होता है। और जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट E उत्पन्न हुआ है, तो इस केस में E1 और E2 क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इस E के आधे होते हैं। यानी E1 की वैल्यू होती है E/2 और E2 की वैल्यू भी होती है E/2। तो हम ये मान रहे हैं कि डिफरेंशियल अरेंजमेंट में हमने क्या किया, 2 फिक्स प्लेट ले ली और एक सेंटर में मूवेबल प्लेट ले ली। जब मूवेबल प्लेट सेंटर में है तो उस केस में हम कह रहे हैं कि E1 बराबर E2 है और ये बराबर है E/2 के, एंड इस केस में हमारी C1 बराबर है C2 के, दोनों कैपेसिटेंस इक्वल है। अब सपोज करिए, अभी हम C1 की अगर यहाँ पे वैल्यू निकालें तो C1 की वैल्यू क्या होगी, पहले हम E1 की वैल्यू निकाल लेते हैं वोल्टेज की। C का तो वही फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन A अपॉन डी। E1 अगर हम निकालते हैं तो E1 निकालने का मेथड है कि टोटल यहाँ से वोल्टेज कितने हैं, E वोल्टेज हैं टोटल, और इसके लिए कैपेसिटेंस C2 ऊपर लिखेंगे, नीचे C1 प्लस C2 आएगा और मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, ये E आएगा। तो ये हो गई हमारी E1 की वैल्यू। E2 की जो वैल्यू होगी वो होगी C1 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय E। तो ये E1 और E2 की वैल्यू आएगी। अब ये इस समय हमारी E1 और E2 की वैल्यू आ गई। C1 C2 की वैल्यू क्या होगी इस समय, एप्सिलॉन A अपॉन डी। दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस, मतलब एक फिक्स प्लेट और इस मूवेबल के बीच की D है, ये भी D है, और इनका ओवरलैपिंग एरिया सेम रहेगा।
इनके बीच में जो डायरेक्ट्रिक यूज़ ये है वो भी सेम है, तो इस समय C1 और C2 की वैल्यू इक्वल होगी और उसका मान क्या होगा एप्सिलॉन A अपॉन डी। तो ये वैल्यूज़ हमने निकाल ली जब मूवेबल प्लेट क्या हो, सेंटर में हो। अब हम देखते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट जिसको हमें मेज़र करना है वो कहाँ अप्लाई करते हैं, मूवेबल प्लेट पे। तो सपोज करें मूवेबल प्लेट ऊपर की ओर मूव करती है, ये जो डॉटेड से दिखाया है ये इसकी न्यू पोजीशन है। तो मूवेबल प्लेट ऊपर मूव कर गई, x डिस्टेंस मूव करा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है। तो x डिस्टेंस जब इसने मूव किया तो हमारी अगर प्लेट की नई पोजीशन ये आ गई तो इन दो के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल तो थी d और ये x है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या रह गई, न्यू डिस्टेंस d माइनस एक्स। यानी इस समय हमारी डिस्टेंस क्या रह जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की d माइनस एक्स। और अब ये प्लेट यहाँ पे आ गई तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ तक तो d थी और ये x और एक्स्ट्रा आ गया तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, d प्लस एक्स। तो ये डिस्टेंस चेंज हुई प्लेटों के बीच की तो हमारी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। C1 की वैल्यू अलग आ जाएगी और C2 की वैल्यू अलग आ जाएगी। जब सेंटर में थी तब तो दोनों C1 C2 की वैल्यू सेम थी, बट जब ये मूव कर गई x डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है इस प्लेट का, अपवर्ड, तो उस कारण से हमारी जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गई। जो पहले वाले यानी इसके लिए जो डिस्टेंस है C1 के लिए वो d माइनस एक्स हो गई और C2 के लिए क्या हो गई, d प्लस एक्स हो गई। तो इस केस में न्यू वैल्यू क्या होगी कैपेसिटेंस की, C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन A, d की जगह हम क्या लिख देंगे, d माइनस एक्स, और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, एप्सिलॉन A अपॉन d प्लस एक्स। ये C1 C2 की वैल्यू आ गई। अब हमें अगर E1 और E2 निकालना है तो यहाँ पे हम C1 C2 की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उससे हमारे E1 और E2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम वो रखते हैं वैल्यूज़। E1 की वैल्यू आती है, E1 इज इक्वल्स टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय E। ये हमारी सपोज करें फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है और ये फोर्थ इक्वेशन है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में C1 C2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो E1 की वैल्यू आ गई, C2 की रखी तो ये हुआ एप्सिलॉन A अपॉन d प्लस एक्स, ये हमने इसमें रखा, अपॉन C1 प्लस C2 एप्सिलॉन A अपॉन d माइनस एक्स प्लस C2 की वैल्यू रखी एप्सिलॉन A d प्लस एक्स और ये मल्टीप्लाई हो रहा है टोटल वोल्टेज E से। तो ये हमारी E1 की वैल्यू आ गई। अब इसको नीचे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा, एप्सिलॉन A अपॉन d प्लस एक्स को ऐसे ही रखा, इसमें एलसीएम लिया नीचे तो ये आ गया d माइनस एक्स और d प्लस एक्स। अब d माइनस एक्स से डिवाइड किया तो क्या आया, d प्लस एक्स आया, तो एप्सिलॉन A ये मल्टीप्लाई हो गया d प्लस एक्स से, प्लस का साइन है बीच में, d प्लस एक्स से डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, d माइनस एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ, एप्सिलॉन A ये मल्टीप्लाई हुआ हमारा d माइनस एक्स से और मल्टीप्लाई बाय E। ये वैल्यूज़ आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारी E1 की वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हम जानते हैं कि इस वाले पार्ट को जब ऊपर ले जाएंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको करते हैं, E1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन A अपॉन d प्लस एक्स, तो ये रहा, न्यूमरेटर को एज इट इज़ सिखा और ये पार्ट क्या होगा, उल्टा होगा और मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो यहाँ आ गया d माइनस एक्स d प्लस एक्स डिवाइड बाय, अब इसमें हमें दिख रहा है एप्सिलॉन A कॉमन ले सकते हैं, d प्लस एक्स प्लस d माइनस एक्स, तो x x कट गया तो क्या आ गया 2d, यानी इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे आया एप्सिलॉन A, तो यहाँ बाहर आ गया और अंदर हमारा बचा d प्लस एक्स प्लस d माइनस एक्स, तो यहाँ बच गया 2d और टोटल वोल्टेज E हमने यहाँ पे लिख दिया। अब d प्लस एक्स कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन A यहाँ से कैंसिल हो गया तो हमारा क्या पार्ट बचा, d माइनस एक्स अपॉन 2d मल्टीप्लाई बाय E। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, E1 की वैल्यू आ गई। अब E1 की वैल्यू
आने के बाद हम निकालेंगे E2 की वैल्यू। E2 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला था E2 के लिए, हमने लिखा था C1 प्लस C1 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय E। तो अब यहाँ पे हम वापस से C1 और C2 की वैल्यू रखेंगे। तो C1 की वैल्यू यहाँ से रख दी थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से। C1 हुआ एप्सिलॉन A अपॉन D माइनस एक्स, और C1 प्लस C2 का अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही वाला पार्ट आएगा सिंप्लीफाई करने पे। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकती हूँ, और इसको हमने सॉल्व किया था तो आया था एप्सिलॉन A 2D। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ, C1 प्लस C2 को, यह आया एप्सिलॉन A 2D अपॉन D माइनस एक्स और D प्लस एक्स। सेम तरीके से एलसीएम लेंगे, क्योंकि E2 और E1 का जो डिनोमिनेटर पार्ट था वो सेम है, तो सेम चीज़ आएगी। अब मल्टीप्लाई बाय E। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो अपोजिट हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो E2 की वैल्यू आई अपने, E2 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन A अपॉन D माइनस एक्स, ये लिखा हमने, और इसमें रेसिप्रोकल हो गया तो ये हुआ D माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय D प्लस एक्स डिवाइड बाय एप्सिलॉन A 2D, और ये मल्टीप्लाई बाय ऊपर न्यूमरेटर में E होगा। D माइनस एक्स कैंसिल हो गया। अब हमारे इसमें एप्सिलॉन A कैंसिल हो गया, ये हो गया D प्लस एक्स अपॉन 2D डॉट E। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, E2 की। E2 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। E1 अभी हमने निकाला था, ये E1 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकाल लेंगे, आउटपुट वोल्टेज निकाल लेंगे। अब हमारा डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज हमारे क्या होंगे, डेल E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, इसकी वैल्यू निकालें। अब यहाँ हमको दिख ही रहा है कि E/2D पार्ट तो सेम है, ये है D प्लस एक्स और ये है D माइनस एक्स, तो E2 की वैल्यू ज़्यादा होगी E1 से, इसलिए हमने डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए क्या किया, E2 माइनस E1 किया। अब E2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, D प्लस एक्स अपॉन 2D मल्टीप्लाई बाय E। ये वैल्यू आ गई। इसमें D प्लस एक्स को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस E1 की जगह क्या आया, D माइनस एक्स E अपॉन 2D। अब इसमें क्या कॉमन पार्ट दिख रहा है, E/2D कॉमन दिख रहा है, तो उसको बाहर ले लेते हैं। E/2D बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, D प्लस एक्स, ये माइनस साइन लगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस D प्लस एक्स, तो D हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये आ गया 2x आया, उससे 2 कैंसिल हो गया, तो आया EX अपॉन D। तो डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई EX अपॉन D। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, X के, यानी X क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट के क्या हो रहा है, लीनियरली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो हमने देखा कि डिफरेंशियल अरेंजमेंट के द्वारा हम लीनियर रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में। अब अगर हम इसकी सेंसिटिविटी निकालेंगे तो इसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, डेल E अपॉन डेल एक्स, और डेल E अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी E/D, यह आ जाएगी इसकी सेंसिटिविटी। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंशियल अरेंजमेंट के द्वारा हम लीनियर रिलेशनशिप प्राप्त कर सकते हैं, और ये कैसे कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर करता है इसकी वर्किंग हमने देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को चेंज करके किस प्रकार से कैपेसिटेंस को चेंज किया जाता है, और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के जो हमने टाइप्स पढ़े उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। थैंक यू।